हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्जुलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक्जुलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया का मतलब क्या हो गया? नाम ही है, देख लीजिए, नाम से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। नाम ही है सहायक क्रिया, मतलब सहायता करने वाली क्रिया। इसका हम लोग डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। द वर्ब्स विच हेल्प एनी मेन वर्ब इन ए सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड एक्जुलरी वर्ब। वैसे वर्ब जो किसी वाक्य में मेन वर्ब की सहायता करते हैं उसे हम लोग एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब के 3 भेद होते हैं। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, सेमी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। एक बार फिर आप लोग मेरे साथ इसको रिपीट कर लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा याद करने में सुविधा हो जाएगी। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, सेमी मॉडल एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, अब हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब मेनली 11 होते हैं। ठीक है, 11 प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होता है। जो इसमें है, देख लीजिए, ये इतने 11 लिखे हुए यहाँ पर। एक है इज मीन्स है, आर मतलब है हूँ, एम मतलब हूँ, वाज मतलब था थी, वेयर मतलब थे, डू मतलब ताही तो है, डज मतलब ताही तो इसका भी ताही तो होता है, डिड मतलब ताही तो था, हैज का मतलब होता है रखता है या के पास है, हैव का मतलब होता है रखता है के पास है, हैड का मतलब होता है रखता था या के पास था। इसका टेंस में भी यूजेज होता है। ये जो है ये सारे टेंस में यूज होते हैं। और साथ ही साथ जो ये सिंपल सेंटेंस भी जो बनता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मीन्स ये जनरल सेंटेंस बनाने के लिए बेसिक बच्चे को जब ट्रांसलेशन बताया जाता है तो ये एक्जुलरी वर्ब के बारे में ज़रूर बताया जाता है। पहले इसको बताया जाता है तभी सेंटेंस बनाना बताया जाता है। और ये जब तक ये अच्छे से डिटेल नहीं आएगा, बच्चे को ट्रांसलेशन बनाने नहीं आएगा, सेंटेंस बनाने नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मॉडल वर्ब देख लेते हैं। तो देख लीजिए, पूरे इंग्लिश ग्रामर में आपके 10 मॉडल वर्ब्स होते हैं। देयर आर 10 मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। कौन कौन सा है? शेल का मतलब हो गया गागेगी, विल मतलब गागेगी, कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सका सकी, मे मतलब हो गया सकता है, माइट मतलब हो गया सकता था, शुड मतलब चाहिए, उड का जो है प्रयोग काल्पनिक वाक्यों के लिए किया जाता है, मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, आउट टू का मतलब होता है ही चाहिए। एक होता है सेमी मॉडल जिसका हम लोग प्रयोग आगे देखेंगे। नीड या यूज टू होता है सेमी मॉडल, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का जो है डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब क्या है? तो ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ आपको इज वाज या हैज़ या डज लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी कही जाती हैं। ठीक है, क्या क्या? ये चूँकि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, कौन कौन सा है? ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ क्या लगेगा? या तो इज लगेगा, किसी कंडीशन में कहीं सेंटेंस इज के साथ आएगा, कहीं वाज के साथ आएगा, कहीं हैज के साथ आएगा, कहीं डज के साथ आएगा। ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूजन बेसिकली करता है जो बच्चे जिनका बेसिक इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। ये बच्चे मैक्सिमम क्लास लेते टाइम बच्चे पूछते हैं कि मैम यहाँ पर डज लगाऊं या डू लगाऊं, या तो फिर इज वाज के लिए तो टेंशन नहीं है, तो है और था रहता है तो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब हैज़ और डज की बात आती है, या हैव और डू और डज और हैज़ हैड की बात आती है, तो हैज हैव में और डू डज में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना है कि ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ अगर हैज वाला रूल है तो हैज लगेगा और डज वाला रूल है तो डज लगेगा। ठीक है, उस तरह से आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन, इसको प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। प्लूरल वर्ब कौन कौन होता है? आर, वेयर, हैव, डू। ठीक है, क्या आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ हमें क्या यूज़ करना है? आर, वेयर, हैव या डू। एक और बात ध्यान रखना है कि ये आई जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन जो है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट मेंबर होता है इसलिए जो है सारी इसको सुविधाएं जो है प्लूरल वाली दी जाती है। लेकिन यहाँ पर पास्ट में जो है इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए वाज लगा। ठीक है, अब डिड और हैड का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि डिड और हैड आ गया तो आप आंख बंद करके किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है डिड का प्रयोग कर दीजिए या फिर हैड का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर इंडिया
ए सेकुलर कंट्री। यहाँ पर इंडिया ए सेकुलर कंट्री दिया हुआ है, तो इंडिया एक जो है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इज का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उस तरह से दे लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, अब दे आ गया तो दे के लिए आपको पता है, ऊपर आपने देखा है, इधर देखिए आपने ऊपर देखा है कि दे के साथ जो है आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दे के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई है, तो आई के साथ हमें जो है एम का प्रयोग करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और गांधी जी जो है सिंगुलर नाउन है, तो ये यहाँ पर जो है ये इज आवाज़ लगेगा, तो चूंकि अब गांधी जी तो नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमें आवाज़ का प्रयोग करना है, ठीक है। अब है कि द इंग्लिश मैन यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब वेयर, इंग्लिश मैन वेयर क्रूएल। अब है कि दे डैश हेल्थ एंड वेल्थ है, तो दे हैव, यहाँ पर हमें हैव का प्रयोग कर देना होगा कि दे हैव हेल्थ एंड वेल्थ। अब है कि सी डैश गुड नॉलेज इन इंग्लिश, तो सी के साथ यहाँ पर भी जो है हैज हैव का प्रयोग करना है, तो सी हैज़ गुड नॉलेज इन इंग्लिश। अब हम लोगों को इसकी हिंदी करनी है, तो हिंदी के लिए थोड़ा सा आप लोग एक टॉपिक को फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर जो आपने देखा है कि आई के साथ जो है वी यू दे या प्लूरल नाउन, यहाँ पर जो है आई के साथ वाज लगेगा। एक और है कि आई के साथ जो है एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई के साथ एम का मतलब क्या होता है, हम आप लोग को पिछले अभी जो स्टार्टिंग में बताए थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया जा रहा था, तो आई जब रहेगा तो उसके लिए एम लगाना है, और आई जब पास्ट में रहेगा तो इसके लिए वाज लगाना है। और इसके अलावा आई के साथ फिर हैव और डू का प्रयोग करना है। क्या ध्यान रखना है कि आई के साथ जो है हैव भी लगता है और डू भी लगता है, ठीक। और बाकी जो है ये सारा रूल्स इसके लिए आता है। तो यहाँ से आई को काट के हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सारे सेंटेंसेस का हम लोग हिंदी कर लेते हैं। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दे आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, वे लोग मेहनती और ईमानदार हैं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। गांधी जी महान थे, अंग्रेज क्रूर थे। वे उन लोगों के पास जो है स्वास्थ्य और धन दोनों है। और सी हैज़ गुड नॉलेज इन इंग्लिश, उसके पास इंग्लिश में अच्छा ज्ञान है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका हिंदी हो गया। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने एक बार बोल दिया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, दे आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, वे लोग मेहनती और ईमानदार हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। गांधी जी महान थे, द इंग्लिश मैन वेयर क्रूएल, अंग्रेज लोग क्रूर थे। और दे हैव हेल्थ एंड वेल्थ, उन लोगों के पास स्वास्थ्य और धन है। आगे है कि सी हैज़ गुड नॉलेज इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान है। अब थोड़ा हैड के प्रयोग के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया डैश सो मच गोल्ड इन एंशियंट टाइम, यहाँ पे पास्ट टाइम आ गया तो इंडिया के साथ हैड लगा देंगे। इंडिया हैड सो मच गोल्ड इन एंशियंट टाइम, भारत के पास प्राचीन समय में भारत के पास बहुत सारा सोना था। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, है ना, तो यहाँ पर आपको डू डज का प्रयोग करना है। तो इसमें आपको स्टूडेंट्स के साथ आपको लगाना है डू, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो स्टूडेंट्स डू गो टू स्कूल डेली, इसका हिंदी हो जाएगा विद्यार्थीगण रोज स्कूल जाते ही तो हैं। फादर अर्न मनी, तो फादर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम लोगों को डज का प्रयोग करना है, ठीक है, ये हमने डज का प्रयोग कर दिया। एंड द फ्रीडम फाइटर्स फाइट फॉर द नेशन, यहाँ पे पास्ट के लिए आ गया, तो यहाँ पर हमें डिड का प्रयोग करना है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो देश के लिए लड़ा करते थे या करते थे, ये पास्ट टाइम के हैबिट को बताया जाता है। ये देख लीजिए, इसका हिंदी है इंडिया हैड सो मच गोल्ड इन एंशियंट टाइम, भारत के पास प्राचीन समय में बहुत सोना था, या फिर प्राचीन समय में भारत के पास बहुत सारा सोना था। स्टूडेंट्स टू गो टू स्कूल डेली, विद्यार्थीगण रोज स्कूल जाते ही तो हैं। यहाँ पे इम्फेटिक वाला आ गया, आप लोग इम्फेटिक पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्फेटिक बता दिया जाएगा। फादर डज अर्न मनी, पिताजी पैसा कमाते ही तो हैं, ही तो हैं वाला ताही तो है वाला आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। द फ्रीडम फाइटर्स डिड फाइट फॉर द नेशन, स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए लड़ते ही तो थे। अब देखिए इधर हमने
एक EJMR का सारे सेंटेंस से प्रयोग करके जो है ट्रांसलेशन बनाया है। ये बेसिक चीज़ है बिल्कुल, ये आप को पढ़ना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, भारत एक देश है, इंडिया इज ए कंट्री। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। वे लोग वफादार हैं, दे आर फेथफुल। तुम सभ्य हो, यू वेर सिविलाइज्ड। गांधी जी महान थे, गांधी जी वॉज ग्रेट। कोशिश किए हैं कि जो पिछले वाला सेंटेंस है वही सब लाएं, ताकि आप एक ही सेंटेंस को दोबारा पढ़ के और अच्छे से समझ पाएँ। गांधी जी महान थे, गांधी जी वॉज ग्रेट। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। उसके पास ईमानदारी है, ही हैज़ ऑनेस्टी। बच्चों के पास खिलौने थे, द चिल्ड्रन हैड टॉयज। मैं पढ़ती ही तो हूँ, आई डू रीड। वह दौड़ती ही तो है, शी डज रन। हम लोग खेलते ही तो थे, वी डिड प्ले। ये देखिए 11 आपका जो है ये हो गया, हम लोग खेलते ही तो थे, वी डिड प्ले। ये आपके 11 प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हो गए। ठीक है, अब हम लोगों को मॉडल पढ़ना है। अब है देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में पहले आता है शैल विल, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो शैल विल के लिए जो है सिंपली सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी रहेगा। वे लोग अगले वर्ष दिल्ली जाएंगे, दे विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। हम लोग 2025 में परीक्षा पास करेंगे, तो वी शैल पास द एग्जाम इन 2026। अगला है कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग। ठीक है, कैन कुड का प्रयोग कैसे होता है? कैन मतलब होता है सकता है सकती है, और कुड हो गया इसी का पास्ट, सका सकी। ठीक है, तो क्रिया के साथ सकता है सकती है रहेगा, तो आपको कैन का प्रयोग कर देना है सिंपली। जैसे हम लोग अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं, देखिए सीखना के साथ सकता है सकती है आ गया, तो कैन का प्रयोग कर देंगे। फॉर्मेशन है इसका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। हम लोग अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो वी कैन लर्न गुड इंग्लिश। ठीक है, तुम अपना भविष्य सुधार सकते हो, तो यू कैन इम्प्रूव योर फ्यूचर। आगे है कि वे लोग यहाँ रह सकते हैं, तो दे कैन लिव हियर। अब है कुड का प्रयोग, ये कैन का था, तो कैन जो है सामर्थ्य को बोध करता है, क्षमता का बोध कराता है, कैपेसिटी का कैपेबिलिटी का बोध कराता है, और कुड जो है उसी का पास्ट हो गया। जैसे कि क्रिया के साथ सका सकी सके रहेगा, तो सब्जेक्ट के साथ आपको कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। ठीक है, वे लोग अंग्रेजी में कहानी लिख सके, तो दे कुड राइट ए स्टोरी इन इंग्लिश। ठीक है, तुम रोज क्लास जा सके, तो यू कुड गो टू क्लास डेली। वह मैच जीत सका, ही कुड विन द मैच। क्या है? वह मैच जीत सका, तो ही कुड विन द मैच। ठीक है, अब हम लोगों को मे माइट का प्रयोग देखना है। तो मे का मतलब होता है सकता है, ये संभावना व्यक्त करता है, और माइट हो गया सकता था। ये सिंपली आपको ग्रामर में बहुत सारा अलग अलग रूल्स दिया रहता है, अलग अलग तरीके से बताया हुआ रहता है, लेकिन इसको आप एकदम अभी स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से समझिए। ये सिंपल वाला तरीका आपको समझ में आ जाएगा, तो आप एडवांस तरीका आराम से समझ लेंगे। ठीक है, में रहेगा, तो में जो है क्रिया, समय और सकता है। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि समय दिया हुआ रहेगा, समय से जो है संभावना आपके सामने आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ में प्लस V1 प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, ये हम बच्चों को पहचानने के लिए दे दिए हैं। समय ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर सेंटेंस में समय रहेगा, ये संभावना से जो है वाक्य के अर्थ से पता किया जाता है कि ये संभावना है या नहीं, यहाँ पे में लगेगा कि नहीं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में फिलहाल यही समझिए आप कि क्रिया के साथ समय रहेगा और सकता है रहेगा, तो आपको में का प्रयोग कर देना। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि कैन का मतलब ही सकता है होता है, और मे का मतलब ही सकता है होता है, तो यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि जब समय नहीं रहेगा तो वो क्षमता का बोध कराएगा। जैसे कि वह नदी में तैर सकता है, तो ये आपको क्षमता का बोध करा दिया। वह इंग्लिश बोल सकता है, ये भी क्षमता का बोध करा दिया। लेकिन संभावना में क्या है कि कुछ समय आ जाने से ना वो संभावना वाला वाक्य हो ही जाता है लगभग। तो अगर कोशिश करें, अगर समय वाला आ गया वाक्य, तो उसको आप जो है बनाने की कोशिश करें में से। जैसे वह कल आ सकता है, तो ही मे कम टुमारो। तुम इस वर्ष अंग्रेजी में तेज हो सकते हो, तो यू मे बी इंटेलिजेंट दिस ईयर इन इंग्लिश। ठीक है, और एक और बात है कि मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग बचपन से ही सीखते आए हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, मे आई टेक योर पेन, इस तरह से बहुत सारा, मे आई टेक योर बुक, मे आई गो, मे आई कम विथ यू, ऐसे ऐसे में से बहुत सारे वाक्य। परमिशन लेने के लिए सिंपली समझिए आप कि परमिशन लेने के लिए जो है मे का प्रयोग किया जाता है। अब का है माइट, माइट मतलब सकता था, तो सिंपल उसमें कुड का मतलब सका होता था और माइट मतलब सकता था होता है, तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो सकता था वाला वाक्य आएगा तो आप सिंपल बना दीजिएगा माइट लगा करके। जैसे ये क्रिया के साथ सकता था सकती थी रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। वे लोग इस टॉपिक पर बात कर सकते थे, तो दे माइट टॉक एट दिस टॉपिक। ठीक है, हम लोग एक नई किताब खरीद सकते थे, तो वी माइट बाई ए न्यू बुक। अब है काल्पनिक वाक्यों के लिए भी जो है कुछ भर बनता होगा। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, या फिर जो है कुछ सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ प्लान करते हैं, तो वहाँ पर वो काल्पनिक वाक्य होते हैं। तो काल्पनिक वाक्य को हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बनाएं, तो इसके लिए है वुड।
वुड से जो है काल्पनिक वाक्य बनते हैं, कल्पना वाले वाक्य को बनाया जाता है। वुड का प्रयोग कभी कभी अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। यदि वह पंछी होती तो वह आकाश में उड़ती। तो ऐसे वाक्य कल्पना है, बिल्कुल कल्पना है। तो इफ़ शी वेयर अ बर्ड, एक यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वेयर का प्रयोग होता है। वेयर और वुड दोनों जो है कल्पना के लिए आता है। तो अगर इस टाइप का वाक्य रहे तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आपको वेयर लगाना है, ठीक है। तो इफ़ शी वेयर अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई, उस तरह से है कि तुम शेर होते तो तुम रोज़ दहाड़ते। तो इफ़ यू वेयर अ लायन, यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक वर्ड लिख दिया गया है। इफ़ यू वेयर अ लायन यू वुड रोर डेली, ठीक है। क्या कहता है कि इफ़ यू वेयर अ लायन यू वुड रोर डेली। अब है कि वुड का प्रयोग परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। वुड इफ़ यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू गो देयर, वुड यू हेल्प मी, वुड यू कम विथ मी, वुड यू गो टू मार्केट। इस तरह से कुछ वाक्य हैं तो जो परमिशन लेने के लिए, कुछ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जिसको परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबको हमने लिख दिया है। इसको एक बार आप देख लीजिए कि नोट में है कि सामान्यतः मे का प्रयोग अनुमति लेने के लिए किया जाता है, जैसे कि मे आई कम इन, अभी हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई हेल्प यू वगैरह वगैरह। साथ ही साथ कुड का भी प्रयोग अनुमति लेने के लिए किया जाता है, और फिर वुड का भी प्रयोग जो है अनुमति लेने के लिए किया जाता है कि वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वुड यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो। तो ये 3 चीज़ हैं, मे हो गया, कुड हो गया, कैन से भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कैन आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू, वुड आई हेल्प यू। इस तरह से जो है हम लोग परमिशन लेने के लिए, लेकिन जनरली जो है मे का प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा पोलाइटली जो होता है वुड होता है, ठीक है। WOULD मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे वुड वाले सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वुड का प्रयोग जो है और कहाँ होता है उसको भी थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे कि ना चाहूँगा, ना चाहेंगे, ना चाहूँगी। तो इसके लिए भी हमें वुड का प्रयोग करना होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं कहानी पढ़ना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू रीड अ स्टोरी। मैं किताब खरीदना चाहूँगी, तो आई वुड लाइक टू बाई अ बुक। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी, तो आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन द स्टेज। इस तरह से जो है। अब है शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग। इसको हम लोग देख लेते हैं। तीनों का मतलब कहीं ना कहीं चाहिए होता है, इसमें तीनों में चाहिए आता है, लेकिन इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। कि शुड का मतलब जनरली आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसे पढ़ना चाहिए तो ही शुड रीड। तुम्हें प्रतिदिन कोचिंग आना चाहिए तो यू शुड कम टू कोचिंग डेली। आपको अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए तो यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। अब है मस्ट, इसमें भी चाहिए आया है, लेकिन इसमें क्या है कि अवश्य चाहिए है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ मस्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमें अवश्य समय बचाना चाहिए तो वी मस्ट सेव द टाइम। उसे अवश्य माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए तो ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। अब है आउट टू का मतलब ही होता है ही चाहिए। एक हो गया शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, और आउट टू मतलब ही चाहिए, ठीक है। माइनर डिफरेंस है तीनों में, लेकिन इंग्लिश में जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इसको आपको प्रयोग करना होगा, इसको समझना भी होगा, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसे लिखना ही चाहिए तो ही आउट टू राइट। उसे मन लगाकर पढ़ना ही चाहिए तो ही आउट टू रीड केयरफुली। हमें देश की सेवा करनी ही चाहिए तो वी आउट टू सर्व द कंट्री, ठीक है। अब है हमारे पास सेमी मॉडल, ठीक है। तो एक बार हम लोग सेमी मॉडल को पढ़ेंगे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। नीड, ये सेमी मॉडल में 3 आते हैं, नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। इसको कैसे हम लोगों को प्रयोग करना है, कहाँ पे प्रयोग करना है, इसको समझ लेंगे। सब्जेक्ट के साथ नीड या नीड्स टू प्लस V1 रहेगा, ठीक है। या सब्जेक्ट के साथ नीड या नीड्स नाउन या ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे, उसे पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ही नीड्स टू रीड। आप लोगों को रोज स्कूल आने की आवश्यकता है तो यू नीड टू कम टू स्कूल डेली। उसे एक कलम की आवश्यकता है तो ही नीड्स अ पेन, ठीक है। उसके बाद है कि हम लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वी नीड गाइडलाइन। तुम्हें सुंदर लिखने की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो यू नीड टू राइट ब्यूटीफुली। मुझे अभ्यास करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है तो आई नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। अब है डेयर।
डेयर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत होना, साहस है या हिम्मत है। कैसे, अब ये इसको सेमी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार जो है ना ये V1 या V5 में बदल जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। सेमी मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सेमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा है, दोनों है, सेमी है यानी कि थोड़ा सा मेन वर्ब भी है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है। सब्जेक्ट और डेयर या डेयर्स दोनों लगेगा। सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से V1 या V5 जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। डेयर और डेयर्स 2 + V1 + अदर वर्ड्स। वह पढ़ने की हिम्मत करता है तो ही डेयर्स टू रीड, ठीक है। तुम चेस खेलने की हिम्मत करते हो तो यू डेयर टू प्ले द चेस। हम लोग वहाँ जाने की हिम्मत करते हैं या फिर हम लोग वहाँ जाने का साहस करते हैं तो वी डेयर टू गो देयर, ठीक है। तुम झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करते हो तो यू डेयर नॉट टू टेल अ लाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब है यूज टू का प्रयोग। यूज टू में क्या आता है, तो ये जो है पास्ट के हैबिट को शो करता है। पास्ट में जो हैबिट रहेगा उसको ये बताता है। कोई भी पास्ट की घटनाएं हो गई हैं तो एक जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। जैसे इसका सेंटेंस में हिंदी के लास्ट में रहेगा या करता था या ये करती थी, और ये इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ यूज टू + V1 + अदर वर्ड्स। नोट में है कि यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए किया जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया गांधी जी सत्य बोला करते थे तो गांधी जी यूज टू स्पीक द ट्रूथ। हम लोग स्कूल जाया करते थे तो वी यूज टू गो टू स्कूल। तुम रोज शाम में खेला करते थे तो यू यूज टू प्ले इन द इवनिंग डेली। तो ये जो हो गया आपका नीड, डेयर और यूज टू का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपका एक्जुलरी वर्ब कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको ध्यान से 4-5 बार देख लेते हैं तो आपके एक्जुलरी वर्ब से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों को इंग्लिश टफ इसीलिए लगता है कि वो 24 एक्जुलरी वर्ब्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप 4-5 देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करके बेसिक चीज़ों को लेकर के आप लोगों का स्टार्ट किया जा रहा है। अब क्या होता है कि वीडियो जब बनाया जाता है तो इंग्लिश, मान लीजिए कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। अब जो है बच्चा जब इंग्लिश बोलने आता है तो फिर वो इंग्लिश का वीडियो क्यों देखता, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। अभी बेसिक चीज़ें सीखिए, उसके बाद फिर और जो है टफ चीज़ें हैं या फिर हाई लेवल की चीज़ें हैं वो तो आप ऑटोमेटिक सीखिएगा ही, आपको बताया ही जाएगा। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है लिटरेचर में आएंगी। ये ग्रामर नहीं है लेकिन ग्रामर ये लिटरेचर में आने वाली चीज़ें हैं। इसको एक बेसिक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और बढ़िया से पढ़िए, इसको 3-4 बार पढ़िए। और जितना भी आपको फॉर्मेशन बताया गया सबसे कोशिश करिए कि 5-5 सेंटेंस डेली बनाएं। अगर 5 नहीं बना सकते हैं तो 3 या 4 रेगुलर आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। अगर आप हर एक फॉर्मेशन से 2-2 भी सेंटेंस बनाते हैं पर डे का, आप बना लिए कि 24 एक्जुलरी वर्ब्स है तो आप 48 सेंटेंस बनाइए। अगर 48 भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 24 ही बनाइए। पर डे आप 24 सेंटेंस बनाइए पर एक्जुलरी वर्ब से एक। आपका 5 से 6 डेज में जो है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा समझने लगेंगे और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी रही तो आप बोलने भी लगेंगे, ठीक है। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए और इंग्लिश अपनी अच्छी बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।